सुप्रभात विद्यार्थी मित्रों। श्री कड़बीबाई विराणी कन्या विद्यालय राजकोट के ऑनलाइन क्लासरूम में आपका स्वागत है। आज हम कक्षा 9 की द्वितीय भाषा हिंदी में सबसे पहले व्याकरण विभाग में अशुद्ध और शुद्ध वाक्य के बारे में देखेंगे। अशुद्ध और शुद्ध क्या है? सबसे पहले हम अशुद्ध के बारे में बताएंगे। अशुद्ध क्या है? अशुद्ध वह है जो जैसे हम वाक्य बोलते हैं ना, वह वाक्य हम ऐसे ही बोल देते हैं जिसमें कोई ग्रामेटिकल यानी कि व्याकरणिक कोई मेल नहीं होता है। लेकिन जब वही चीज़ हम लिखते हैं तो हमें उसे व्याकरणिक दृष्टि से करके लिखना पड़ता है, तभी वह शुद्ध बनता है, वरना वह अशुद्ध कहलाता है। तो हम सबसे पहले देखेंगे अशुद्ध और शुद्ध वाक्य के बारे में। भाषा के वर्ण, शब्द तथा वाक्य आदि के प्रत्येक स्तर पर कुछ ऐसे निश्चित नियम होते हैं जिनसे भाषा का मानक स्वरूप बनता है। मानक यानी एक कोई भी बातचीत के लिए कोई ऐसा शब्द या तो कोई ऐसा वाक्य जो हम सामने वाले को समझा सके। जो प्रयोग मानक स्वरूप से भिन्न है वह अशुद्ध है, यानी सामने वाले की समझ में ना आए ऐसा वाक्य जिसमें व्याकरणिक त्रुटियाँ रह गई हो, ऐसा वाक्य जिससे हम अशुद्ध बोलते हैं। वाक्य रचना की अशुद्धियों का मुख्य कारण होता है व्याकरणिक नियमों का सही रूप में न जानना। अतः हमें बोलने या लिखने के समय इन बातों का ध्यान रखना चाहिए कि हमारे द्वारा जो कुछ कहा या लिखा जाए वह बिल्कुल स्पष्ट, सार्थक और व्याकरण की दृष्टि से शुद्ध हो। यहाँ हम शुद्ध वाक्य रचना के संदर्भ में जानकारी प्राप्त करेंगे। सबसे पहले वाक्य में प्रयुक्त होने वाले भिन्न पदों को एक सुनिश्चित क्रम में रखने से वाक्य रचना शुद्ध होती है। हिंदी में पद क्रम संबंधी नियम निम्नलिखित। पद क्रम यानी पहले क्या आएगा बाद में क्या आएगा, उसको हम क्या बोलेंगे? पद। पहले ये आएगा फिर बाद में ये आएगा फिर बाद में ये आएगा। तो सबसे पहले देखेंगे वाक्य में पहले कर्ता फिर कर्म तथा अंत में क्रिया आते हैं। वाक्य में पहले कर्ता, कर्म और क्रिया आते हैं। एक उदाहरण देखेंगे कि सीता फल खाती है। सबसे पहले कौन फल खा रहा है? तो कि सीता। तो सीता क्या हो गई? कर्ता। क्या खा रहा है? तो फल। और खाना यानी क्रिया, और कर्म क्या हो गया? फल। तो यहाँ पर सब क्या आएगा? पहले कर्ता आएगा फिर कर्म आएगा और अंत में क्या आएगा? क्रिया। कोई भी चीज़ में अगर आप कोई भी वाक्य लिख रहे हैं उसमें अगर कोई क्रिया के बारे में बता रहे हैं तो वो किस में आएगा? अंत में। सबसे पहले एक उदाहरण और देखेंगे। जितेंद्र क्रिकेट खेलता है। तो यहाँ पर जितेंद्र क्या हो गया? जितेंद्र क्या हो गया? कर्ता। फिर क्रिकेट क्या हो गया? क्रिकेट क्या हो गया? कर्म। और खेलता है वो क्या हो गया? क्रिया। तो यहाँ पर जितेंद्र क्रिकेट खेलता है। तो ये पूरा हो गया एक वाक्य जिसमें हमने देखा कर्ता, कर्म और क्रिया। दूसरा देखेंगे कर्ता और कर्म को छोड़कर शेष कार्य प्रायः कर्ता और कर्म के बीच स्थित होता है। कर्ता और कर्म को छोड़कर, कर्म यानी जो करता है, कर्ता और कर्म को छोड़कर शेष कार्य प्रायः कर्ता और कर्म के बीच स्थित होता है। तीसरा देखेंगे अन्वय संबंधी नियम। अभी अन्वय क्या है? तो जो दो वाक्य का मेल होता है उसे हम कहेंगे अन्वय। उसके बारे में देखेंगे। अन्वय अर्थात मेल या अनुरूपता।
अगर किसी को हम कुछ भी बोल रहे हैं तो वो सामने वाले के अनुरूप, यानी कि जो कुछ भी हम बोलते हैं वो हमारी बातचीत के अनुरूप होता है, तो उससे हम कहेंगे अन्वय। वाक्य के पदों की क्रिया का उसके लिंग, वचन, काल और पुरुष के अनुरूप होना अन्वय कहलाता है। अन्वय संबंधी नियम निम्नलिखित है। अन्वय संबंधी नियम क्या क्या है वह देख लेंगे। जब कर्ता और कर्म विभक्त सहित होते हैं तो क्रिया सदा पुल्लिंग एक वचन में रहती है। यहाँ पर सबसे पहले कुछ बोलते हैं गलत, जैसे माँ ने लड़की को बुलाई, तो यहाँ पर माँ ने लड़की को बुलाई, यहाँ पर क्या बोल रहे हैं कि जब कर्ता और कर्म विभक्त सहित होते हैं तो क्रिया सदा पुल्लिंग एक वचन में रहती है। तो यहाँ पर सही देखेंगे, माँ ने लड़की को बुलाया, माँ ने लड़की को बुलाया, यानी जो क्रिया है वह क्या हो गया, एक वचन हो गया। ठीक है, माँ ने लड़की को बुलाया। यहाँ पर दूसरा देखेंगे क्या गलत, और उसमें से हम सही बनाएंगे। क्या आपने मीना को पहचानी, तो ये पूरा वाक्य है वो क्या है, गलत है। व्याकरण की दृष्टि से सही करेंगे, क्या आपने मीना को पहचाना, मीना क्या हो गया, एक वचन, क्या आपने मीना को पहचाना। ठीक है, फिर बाद में देखेंगे दूसरा, भिन्न भिन्न लिंगों की दो या अधिक व्यक्तिवाचक या जातिवाचक संज्ञाएं एक वचन में आए तो क्रिया अक्सर पुल्लिंग बहुवचन में आती है। उदाहरण, राम लक्ष्मण और जानकी वन में गए। राम लक्ष्मण और जानकी, यहाँ पर भिन्न भिन्न लिंग है। राम लक्ष्मण क्या है, पुल्लिंग है, और जानकी क्या है, स्त्रीलिंग है। तो सब पूरा का पूरा तीनों के बारे में बताया गया है। तो क्या हो गया, संज्ञा जातिवाचक संज्ञाएं वो क्या आ जाएगी, एक वचन में, और क्रिया अक्षर पुल्लिंग बहुवचन में। गए तो वो क्या हो गया, बहुवचन। दूसरा देखेंगे, गाय और बैल चर रहे हैं। गाय और बैल चर रहे, दोनों के बारे में बताया है लेकिन अलग अलग करके नहीं। राजा और रानी नगर में गए। राजा और रानी दोनों को साथ में बताया है कि वह नगर में गए। जंगल में भालू, शेर और लोमड़ी रहते हैं। तीनों को जंगल में रहते हैं लेकिन उनको अलग से नहीं बताया। तो यहाँ पर पूरी जातिवाचक संज्ञा एक वचन आए तो क्रिया अक्सर किस में हो जाती है, पुल्लिंग बहुवचन में। ठीक है, फिर देखेंगे, यदि कर्ता का लिंग अज्ञात हो तो क्रिया पुल्लिंग में प्रयुक्त होती है। उदाहरण देखेंगे, तुम्हारा खर्चा कौन चलाता है। तुम्हारा खर्चा कौन चलाता है, यानी कौन है खर्चा चलाने वाला वो हमें पता नहीं। यहाँ पर लिंग क्या है, अज्ञात है, तो वह प्रयुक्त किस में होगा, प्रयुक्त पुल्लिंग में। तुम्हारी फीस कौन भरता है, तो वो क्या हो गया, पुल्लिंग में। उसके बाद में देखेंगे, आदरार्थ एक वचन कर्ता के लिए क्रिया बहुवचन में प्रयुक्त होती है। यहाँ पर आदरार्थ यानी कि आदर, कोई आदरार्थ એટલે कि हम जिसे आदर देना चाहते हैं उसके बारे में अगर हम बताएंगे तो कैसे बताएंगे। एक उदाहरण देख लेंगे, गांधी जी महान नेता थे। गांधी जी महान नेता थे, तो यह क्या हो गया, एक वचन। इसके बाद में देखेंगे, आंसू, दर्शन, दाम, प्राण, लक्षण, समाचार, हस्ताक्षर, होश, ओठ, बूंद, लोग आदि शब्द के साथ क्रिया बहुवचन में प्रयुक्त होती है। यहाँ पर ये सारे शब्द जो दिए हैं वहाँ उसके साथ अगर कोई क्रिया बताई जाए तो वो किस में होगी, बहुवचन में प्रयुक्त कर सकते हैं। जैसे उसके आंसू रुकते ही नहीं, उसके आंसू रुकते ही नहीं। दूसरा देखेंगे, मेरे प्राण संकट में आ गए। यहाँ पर क्या है, आदि शब्द के साथ जो क्रिया आती है वो क्या हो जाती है, बहुवचन में प्रयुक्त होती है, यानी ज़्यादा मात्रा में हमें दिखाते हैं बहुवचन में। जैसे आंसू, तो
नॉर्मली हम यानी बोलते हैं किसी को तो क्या कहते हैं, उसके आंसू टपके, एक आंसू टपका या तो आंसू टपके। यहाँ पर क्या है, आंसू रुकते ही नहीं, तो पूरा का पूरा समूह है उसको कहा क्या किस में बताया है, बहुवचन में। विवाह के शुभ समाचार मिले, लोग तो बात बनाते रहते हैं। बाद में देखेंगे प्रत्येक, हर एक एक आदि शब्दों के साथ आने वाले संज्ञा शब्दों का प्रयोग एक वचन में होता है। प्रत्येक, हर एक एक आदि शब्दों के साथ आने वाली संज्ञा शब्दों का प्रयोग एक वचन में होता है। सबसे पहले गलत देखेंगे, उसका सही करके फिर जानेंगे कि कैसे हुआ। क्लास में प्रत्येक लड़के उत्तीर्ण होंगे, क्लास में प्रत्येक लड़के, तो यहाँ पर लड़के यानी सब पूरा समूह दिखा दिया है, लेकिन अगर इसको सही करेंगे तो क्या आएगा, क्लास में प्रत्येक लड़का उत्तीर्ण होगा। प्रत्येक यानी एक एक लड़के को यहाँ पर बताया गया है। हर एक मजदूर अफसर से मिले, हर एक मजदूर अफसर से मिले, यहाँ पर हर एक मजदूर अफसर से मिले, यहाँ हर एक मजदूर अफसर से मिले, सही दोनों है। आपके भाषण में एक एक शब्द तुले हुए थे, तुले हुए यानी साथ में, आपके भाषण का एक एक शब्द तुला हुआ, एक एक शब्द यहाँ पर क्या कर दिया है, शब्दों को एक वचन में डाल दिया है, वहाँ तुला हुआ यानी साथ में। संज्ञा, उसके बाद देखेंगे संज्ञा के लिंग के अनुसार ही सर्वनाम का प्रयोग किया जाता है। संज्ञा के लिंग के अनुसार, यहाँ पर सबसे पहले गलत देखेंगे और उसके बाद उसका सही करेंगे। तुम्हारी स्कूल कहाँ है, तुम्हारी स्कूल कहाँ है, तो हिंदी में हमें स्कूल को क्या होगा, स्कूल का क्या हो जाएगा, लिंग के अनुसार। स्कूल यानी हिंदी में आएगा पुल्लिंग, तो तुम्हारा स्कूल कहाँ है। यहाँ पर हमने जो शुद्ध और अशुद्ध के बारे में सीखा है, उसका हम अपने हिंदी की नोट में स्वाध्याय के रूप में लिखेंगे, जो आपकी नोट में पूरा का पूरा सब कुछ लिखेंगे पहले से अंत तक, जो चीज़ें आपको समझाइए, ठीक है। यहाँ पर आपको पहले गलत लिखना है और उसके सामने आपको वही वाक्य सही करके प्रैक्टिस में लिखना है। तो हम सब अच्छे से लिखकर, पढ़कर, समझकर अशुद्ध और शुद्ध वाक्य के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। आभार।